Everyone and welcome to Students Wala. Today we are going to start our session for biology and the chapter we are going to discuss is the fundamental unit of life. Okay? Now, before starting with biology, I would like to tell you what all we are going to discuss today. Okay? So, first of all, we'll be discussing the introduction of cell, the cell and its naming, the historical account of cell, and basic criteria for defining the cell. Okay, if we'll be left with some time, we're going to do the cell theory also along with that. Okay, for microscope, let me tell you, for this particular part I'll post a video. Okay, I'll post a video there. That wouldn't be my creation, but it would be another channel's creation, which is very good, and it will be helping you to learn about microscope in a practical way. That is what I can tell you. Now, apart from NCERT, I have my own handwritten notes also. I'll be reading that also, so for that you don't need to look here and there. You need to pay attention over here so that you can hear whatever I'm telling. Okay, over here so that you can hear what I'm telling. Alright, so yeah, classification of cell will be dealing in the next classes, where we'll have it on the basis of two criterias. Today I'm just going to do some basic things, and in the other video it will be a part by part video, because it's just a different chapter. So it's just a very lengthy chapter where I have to deal with every point one by one, so that it is crystal clear to you all. Okay, so before starting with this chapter, I hope all of you have studied about the term cell in your standard 8th also, right? So what is cell? Really, what is cell? It's not about that battery cell which we are dealing जिसमें positive negative होता है, but it is about our body. ठीक है, हमारी जो body होती है वो अलग अलग cells से बनी होती है. cells को हिंदी में बोलते हैं कोशिका. क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका बोलते हैं. तो सेल जो होती है वो कोशिकाओं से बनती है, सेल्स से बनती है. बेसिकली हमारा जो बॉडी होता है, जैसे कि बिल्डिंग होता है, वो ब्रिक्स से बनता है. अ बिल्डिंग, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ ब्रिक्स. बिल्डिंग को देखिए बहुत सारे ब्रिक्स से बनी होती है ना, इस तरह से ब्रिक्स होती है. वैसे ही हमारे सेल में हमारी बॉडी में ब्रिक्स होती है. जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दोज आर कॉल्ड एज सेल्स. ठीक है, तो सेल्स क्या हो गया? बेसिकली द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहा जाता है. जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है उसको सेल कहते हैं. नाउ विल हैव अ फन फैक्ट. हमारी बॉडी में कम से कम 75 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने सेल्स होते हैं? 75 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल्स, अप टू दोज मेनी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब एक नई चीज़ की बात करते हैं. देखो, अब देखो सेल्स भी क्या होता है ना, द सेल्स, हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ रखा है, वो मैं फिर से केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना. जो हमारे सेल्स होते हैं वो बनते हैं एटम्स के. किसके बनते हैं? एटम्स के. एटम्स क्या होता है? तो एटम्स होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. ये होता है डेफिनेशन एटम का. तो देखो, सेल्स जो होते हैं वो एटम्स के बनते हैं. अगर कोई इंसान है जिसका वेट 70 kg है, अगर कोई 70 kg का इंसान है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? अगर मुझे काउंट करना है कितने एटम्स होंगे उसके शरीर में, 7 × 10⁻27 एटम्स होंगे उसके शरीर में. सेल्स नहीं, इतने एटम्स होंगे. ठीक है, क्योंकि सेल्स क्या बनते हैं? एटम्स के बनते हैं. जब एटम कम है तो सेल्स थोड़े, मतलब एटम से ज़्यादा तो सेल्स कम होंगे. तो सेल होता है, इसकी बॉडी में सेल इतने पाए जाएंगे. ठीक है, 7 × 10⁻15 सेल्स होंगे एंड 7 × 10⁻27 एटम्स इसकी बॉडी में पाए जाएंगे. ठीक है, दिस वॉज अ फन फैक्ट फॉर यू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन.
एंड अगर कोई इंसान अगर मान लो 50 kg का है तो उसके बॉडी में कितने एटम्स होंगे, तो 5 × 10⁻27 एटम्स होंगे उसके बॉडी में। सेल्स कितने होंगे, तो 5 × 10⁻15 सेल्स होंगे। इस डिफरेंस को याद रखना, क्योंकि सेल्स एटम्स के बने होते हैं तो एटम्स का नंबर ज़्यादा होगा, एंड एटम्स कंबाइन करके सेल को बनाते हैं तो सेल्स का नंबर कम होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड सेल्स, कि सेल्स एटम से बनते हैं, कितने एटम्स होंगे थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, ठीक है, ये समझ गए। तो देखो सेल इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर, जैसे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वैसे ही सेल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मैं थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जा रही हूँ, बट इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से तुमको एनसीईआरटी में डिफिकल्टी होगी, नॉर्मल रिकैप है, ठीक है। अब देखो सेल जो होते हैं दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर डिपेंडेंटली भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं सेल्स, ठीक है। अब एक और हो गया हमारी बॉडी में, एक और फन फैक्ट बताती हूँ। कम से कम हमारी बॉडी में 3 बिलियन न्यू सेल्स हर दिन प्रोड्यूस होते हैं। हर दिन कितने प्रोड्यूस होते हैं, 300 बिलियन न्यू सेल्स डेली प्रोड्यूस होते हैं। एंड हर मिनट, एवरी मिनट 300 मिलियन सेल्स डाई। अलॉन्ग विद दैट हर मिनट जो होता है 600 स्किन पार्टिकल्स, जो स्किन के 600,000 स्किन पार्टिकल्स होते हैं वो हर मिनट शेड करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो सेल्स खुद ही मर जाते हैं, खुद ही फिर जिंदा हो जाते हैं। तो ये जो मर जाते हैं ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो अनवांटेड सेल्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए ये सेल्स मर जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम होता है अपोप्टोसिस, ठीक है, अपोप्टोसिस, इसको जान लो, अपोप्टोसिस। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुआ, एक फिनोमिनन, एक प्रोसेस होता है एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ का। सो व्हाट इज अपोप्टोसिस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो कब यूज होता है, ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट। चाइल्ड का जब अर्ली डेवलपमेंट होता है उस समय ये अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर आप देखो कि कुछ लोगों के ना साइड में एक और फिंगर होता है, हमारे 5 होते हैं ना, उनके 6 होते हैं, हम में भी पहले 6 आने वाले होते हैं, बट हमारा जो बॉडी होता है थ्रू अपोप्टोसिस उस फिंगर को हटा देता है, उस सेल को हटा देता है। उस फिनोमिनन को अपोप्टोसिस कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी साइटोलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेल का मतलब तो समझ गए क्या होता है, स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ठीक है, फंडामेंटल, ये सब कुछ वर्ड ऐड कर दो वो सब सेल हो जाता है। अब देखो जो सेल की हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट साइटोलॉजी। ओके, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइटोलॉजी के बारे में। ओके, सो दैट इज साइटोलॉजी। बेसिकली साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, ऑलराइट, स्टडी ऑफ सेल, इसको कहा जाता है साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी टर्म था उसको किसने कॉइन किया था, बेसिकली ऑस्कर हर्टविग थे, ठीक है, ऑस्कर हर्टविग ने ये साइटोलॉजी नाम का टर्म इसको कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद किस बुक में इन्होंने अपना इन्होंने एक बुक लिखा था, द सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। इस बुक में इन्होंने साइटोलॉजी नाम के टर्म को यूज किया था सबसे पहली बार। एंड रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं सेल की हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग जिस सेल से बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिस्टोरिकल अकाउंट पर आएंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सो सी बेसिकली लेट मी टेल दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो हमारा सेल होता है विच इज द स्मॉलेस्ट,
हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा कि आपने बताया मेरे को कि सेल किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं, तो हम एटम को क्यों नहीं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं? बच्चे ये बताओ, एटम्स लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? एटम्स तो नॉन लिविंग होता है ना। एटम्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं, रिप्लिकेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर कर सकता है। इसीलिए बॉडी के लिविंग स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं, बट केमिस्ट्री में जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको एटम्स कहते हैं। समझ गए? ठीक है, चलो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। ये मुझे लगा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, ठीक है, मेरे भी दिमाग में था एक बार, तो आई रिसर्च्ड अबाउट इट, तो कॉमन सेंस वाली बात होगी। चलो, तो सेल स्मॉलेस्ट होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिल जाएं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू है। एंड इफ मैनी टिश्यूज या तो अडहेशन से या तो कोहेशन से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑर्गन। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम्स। एंड जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन? अब मैंने एक टर्म यूज किया था अभी बीच में, कौन सा टर्म था वो? अडहेशन एंड कोहेशन। सब पढ़ाना केमिस्ट्री में है, बट बायो एंड केमिस्ट्री आर बिट रिलेटेड टू ईच अदर। देखो बताती हूँ। Okay, look here. Adhesion, cohesion. I'll give the example of cells itself. When different kinds of cells attach to each other. For example, if I take a cell of my skin, epidermal cell, and I take a cell from, let's say, my kidney, so that is the nephron cell. So if I combine those two, the nephron cell and the epidermal cell, so ये जो force से जिससे ये attached होंगे, that force is called as adhesive force. And when I take similar cell like epidermal cells, मैंने दो ले लिया, so that force is attached, that force is called cohesive force, which means when different cells or different substances are stuck together by some force, so that force is adhesive force. When same kind of substances are stuck together by some force, that is called cohesive force. I hope this is crystal clear to you all. Now let's come to the next point. Yeah, historical account of cell. हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो who was the first person to discover cell? Robert Hooke. Correct, you all know that. So that cells were first discovered by in 1665 by Robert Hooke. That's right. Okay. Now how did he discover it? Basically King Charles, ठीक है, यहाँ पे एक नाम रखना है, King Charles. King Charles gave him an order to search about different substances, a disease basically. And Robert Hooke was so curious that he went into the bark of the tree and then searched about that bark of the tree. He cork होता है ना, cork, dead cell जो bark में पाया जाता है, that cork. So he saw some cells through the cork, and then that looked like some small honeycomb like compartments, and he gave them the term cellula. First he called it cellula, and then finally after some time, and he wrote a book also, Mycographia, where he mentioned about it. Okay, after this the naming of the cellula was to cell. Okay, and remember he discovered only dead cell. It was Anton von Leeuwenhoek. Okay, it was Anton von Leeuwenhoek who discovered living cells. Where did he discover living cells? In the orchid roots. Sorry, that was Robert Brown part. Where did he discover this? In pond water. Living cell was discovered in pond water by Anton von Leeuwenhoek, and Anton von Leeuwenhoek is also referred as the father of microbiology. Alright, now we have one more term to remember about protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm is the living part of the cell. Okay, and protoplasm was discovered by Purkinje and Mohl. Let me write that. Purkinje and Mohl. So these two people discovered the
protoplasm. Then we had the nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown. Nucleus is the powerhouse of the cell. And 1839, yes, in 1839, in the orchid roots. I hope this is also pretty clear to all of you. So this was the historical account of cell I had to deal with. Okay, now we have in the basic criteria for defining the cell. Okay, we are already done with everything now. Now we have to do the basic criteria for defining cell. First we have to deal about microscope. Basically what happened was, okay, page of NCERT पे देखते हैं. This full thing I have explained you. Okay, this full thing I have explained you. Now see, basically to view cells are basically microscopic organisms, things, right? Microscopic substances. So to view them we need a device where we could magnify its size and then look into it what is there in it. So for that we have microscope through which we can see a cell. Now there will be a video posted where we'll be seeing about, like, the link is in the description box. Okay, so you must go ahead and check about this microscope. I have posted a link in the description box. Go ahead and see what is there in the microscopic parts, because that will be practically much better if there it will be explained to you. This also I've explained you, and this one I have not explained. Let's come to this one. Okay, first a little bit I'll tell you. This invention of magnifying glass led to the discovery of microscope. Yeah, so when magnifying glasses were discovered, what glass is used there? Concave. Yeah, concave lenses. So just a minute. Yeah, concave lenses. So concave lenses are used in the magnifying glass, which led to the discovery of the microscopic world. And in where did Robert Hooke see his cells? Robert Hooke viewed the cells in his own compound microscope. And the first simple microscope was developed by Anton von Leeuwenhoek. That should be very, very clear to you. Now, in the next class, let me tell you what are we going to do. In the next class, we'll be dealing about the basic criteria for defining a cell, the cell theory, shape and size of cells, and finally the different types of cells. This is what we'll be doing, and then we'll be starting with the organelles later. Okay, so stay tuned and watch that microscope video. Okay, so that for the next class it will be easy for me to explain the rest of the things. So thank you and have a great day. Have a great learning journey to all of you.